दोस्तों, जब बात पर्सनल फाइनेंस की होती है तो सबसे कम फर्क पड़ता है खुद से, क्योंकि ये हमारा ही फाइनेंस है। पर इससे काफी सारा फर्क पड़ता है बाहर के एलिमेंट से जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे पर्सनल फाइनेंस की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई यानी इन्फ्लेशन है, जो हर समय बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो चेंज होती रहती हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा बजट है, वो हम कैसे रखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बजट दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स और दूसरा फ्लेक्सिबल। वैसे देखा जाए तो हमारा बजट हमारे गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। जैसे अगर आप पे पहले से ही लोन्स हैं, आपकी कार या घर की ईएमआई चल रही है, तो ऐसे में आपका बजट फिक्स नेचर का होना चाहिए। वहीं अगर आप काफी सालों से अर्न कर रहे हैं और आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं, तब ऐसे में आप अपना बजट फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। दोस्तों, बजट में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे पर्सनल फाइनेंस को बिगाड़ती हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमसे रिलेटेड है वो है किसी प्लान का ना होना। हम सब में से कई लोग काफी सालों से कमा रहे हैं, कुछ बचा भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ ऑटो पायलट पे चल रहा है। हमारा स्पेसिफिक कोई प्लान नहीं है। कभी मन हुआ तो खर्चा हो जाता है, कभी मन हुआ तो कोई नया लोन भी ले लेते हैं। हमारी ना के बराबर टैक्स प्लानिंग है, ना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब ऐसे भी कितने लोग होंगे जिन्होंने आज तक ना तो इमरजेंसी फंड बनाया है और ना ही रिटायरमेंट के बाद के लिए कुछ अलग किया है। कुछ लोग पैसा सेव अगर कर देते भी हैं तो बिग फैट इंडियन वेडिंग कर देते हैं, ऐसा सोचकर कि शादी कौन सी बार बार होती है। ऐसे में एक तो वो अपना इमरजेंसी फंड खत्म कर देते हैं या रिटायरमेंट की सेविंग्स को खत्म कर देते हैं। अगर प्रॉपर एलोकेशन किया जाए कि कुछ पैसा इमरजेंसी फंड्स का, कुछ पैसा सेविंग्स का, कुछ पैसा रिटायरमेंट्स का और थोड़ा बहुत शादियों का, ऐसे प्रॉपर एलोकेशन करने से आपके पास एक गोल भी रहेगा और आप पर कोई बर्डन भी नहीं आएगा। और अगर आप थोड़ा फाइनेंशियली अवेयर होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल पूरे 4 साल के बाद आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए हैं, यानी आपके लोन्स अब महंगे होने वाले हैं। जो आपने पहले भी लिए होंगे उस पे भी आपको अब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे समय आपको अपना बजट थोड़ा फिक्स रखना चाहिए, जिससे होगा ऐसा कि आप पर बर्डन थोड़ा कम आएगा। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस को अफेक्ट करने में सबसे बड़ा हाथ है इजी मनी की डिजायर्स रखना, क्योंकि हम सभी को जल्दी जल्दी ग्रो करना है। इसलिए कई बार हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होने पर भी उनमें पैसा लगा देते हैं, जिससे हमारे पैसे जल्दी जल्दी ग्रो करें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को देखकर हम लोग भी ऐसा ही कुछ करने लग जाते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों से लोगों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी एक्साइटमेंट है। लोगों को लगता है कि इसमें पैसा काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इसमें पैसा लगा रहे हैं। कितने सारे लोग अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स इसमें लगा चुके हैं। पिछले 2 सालों में अच्छा रिटर्न देने के बाद इस साल क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह टूट गया। ऐसे में जो लोग बिना सोचे समझे इसमें पैसा लगा चुके थे वो बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिप्टो गलत है, नुकसान तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना। कोई भी नई चीज में तब तक अपना हार्ड अर्न्ड मनी ना डालें जब तक आपको वो समझ में ना आए कि वो काम कैसे करता है। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करते समय किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सुनने से पहले अपने दोस्त या रिश्तेदार की ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो हमें बताते हैं मैंने इसमें पैसे लगाए, मेरे इतने हो गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि वो सबके लिए अलग अलग तरह से काम करता है। जरूरी नहीं कि आपके दोस्त ने स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाए तो आप भी कमा लेंगे। रिस्क, टाइम, पेशेंस, नॉलेज और थोड़ी किस्मत, ये सारी चीजें जरूरी हैं दोस्तों। पर्सनल फाइनेंस ड्रेन करने के लिए एक और चीज है जिसका नाम है कोई क्लियर गोल ना होना। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपका क्या गोल है, तो जिनकी शादी नहीं हुई वो सेटल होना चाहते हैं और जिनकी शादी हो गई वो शांति से जीना चाहते हैं। ये तो बराबर है, लेकिन आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? अपने रिटायरमेंट या जो लोग यंग हैं वो लोगों ने शादी और उसके बाद की प्लानिंग कैसे की? क्या आपने अपना रिटायरमेंट फंड बनाया? क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बनाया? शादी के बाद आपको हनीमून पे पेरिस जाना है, उसका फंड बनाया? ये सब चीजें आपके लिए पहले से ही सॉर्ट आउट होनी चाहिए, नहीं तो आप पे आएगा बर्डन।
आप सभी के पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको पुश करे। आपको काम कब तक करना है, ये सारी चीजें आपके गोल्स डिसाइड करती हैं। कई लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। कई लोग एम्बिशियस तो बहुत होते हैं पर प्रॉपर प्लान नहीं करते। जैसे आपका कोई सपना हो जिसे आपको पूरा करना हो, चाहे वो कोई स्टार्टअप खोलना हो या कोई बिजनेस हो या कुछ और करना हो, उसके लिए आपके पास वीकेंड होता है, आप उसे यूज करें। ऐसा कहा जाता है कि डोंट यूज वीकेंड टू एस्केप लाइफ यू हैव, यूज इट फॉर द लाइफ यू वांट। तो दोस्तों, जो यंग लोग हैं वो इन सब डिल्यूजन में मत रहिए कि अभी तो एज है मस्ती करने की, लाइफ एंजॉय करने की, देखेंगे बाद में क्या करना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोस्तों, 25 से 30 की एज वालों को अभी से 15 साल बाद की फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि तब आप 40s में रहेंगे, आपके बच्चे बड़े होते रहेंगे और तब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। ऐसे समय में आपको ऐसे प्लान करना है कि तब आपके पास लमसम अच्छा कॉर्पस बन जाए। 15 साल काफी अच्छा समय है। अगर आप अभी से कोई अच्छा ऑप्शन एक्सप्लोर करें तो वो आप अचीव कर पाएंगे। इससे आप तो सिक्योर होंगे ही, साथ ही आपकी पूरी फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी। जो लोग ऑलरेडी 40 या 45 की एज में हैं, वो लोग अपने मेजर खर्चे कर चुके होंगे या अब तक जो सेविंग्स की हैं वो ड्रेन भी हो सकती हैं। अब रही बात शादी की, तो आजकल माँ बाप का पर्सनल फाइनेंस बच्चे बिगाड़ देते हैं। इंस्टाग्राम से देखी हुई या किसी सेलिब्रिटी की देखी हुई डेस्टिनेशन वेडिंग का ड्रीम अपने माँ बाप के सामने रख देते हैं। शादी एक बड़ा मेजर इवेंट होता है, इसमें आप उतना ही खर्च करें जितना आप कर सकते हैं। अगर इसके लिए आपको किसी से उधार लेना पड़ रहा है तो समझो कि आपको ये शादी सचमुच काफी महंगे में पड़ेगी। मेरे पास एक बजट वाली शादी का आइडिया है, पसंद आए तो इम्प्लीमेंट कीजिएगा, वरना बैड आइडिया समझ के भूल जाइएगा। ऑन एन एवरेज शादी में लड़का और लड़की वाले मिलाकर 20 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। अगर उसकी जगह शादी एकदम कम खर्च में की जाए और बचे हुए 17 लाख की आप अगर लड़का लड़की को एफडी बना के दें तो उन्हें भी एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा और उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग प्रॉपर बजट बनाते हैं, लेकिन कुछ मामले में वो लोग प्लान्स नहीं करते हैं। जैसे घूमने जाना है, कोई ट्रिप प्लान करनी है, तब वो लोग बजट नहीं बनाते और बिना प्लान के किसी ट्रिप पे चले जाते हैं। ये काफी महंगा अफेयर बन सकता है। आप कोई ट्रिप प्लान करें तो उसके पहले ही बजट बना के रखें कि आपको इसके अंदर ही सब कुछ करना है। ऐसा होगा कि आप एक दायरे में खर्च करेंगे और आपके पास हिसाब भी रहेगा कि आपने कितना स्पेंड किया है। इससे यही चीज अप्लाइड होती है अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आजकल सैटरडे नाइट पार्टी वाला सीन बन गया है। आपका मन हो या ना हो, लेकिन प्रेशर में आपको पार्टी करना या आउटगोइंग जाना ही पड़ता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसका पहले ही बजट बना लें कि आपको इतना पैसा आउटगोइंग और इतना पार्टीज में लगने वाला है। यानी आप प्रीपेड रहेंगे, क्योंकि यही खर्चे होते हैं जो होते तो काफी छोटे हैं, पर यही खर्चे हमारी जेब को ढीली कर देते हैं। दोस्तों, हीलिंग स्टेप्स फॉर मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, हम सब लोग इनिशियली कुछ फाइनेंशियल गलती कर बैठते ही हैं। जैसे हम लोग जॉब लगते ही पहले ही साल कार ले लेते हैं, जिससे अब आपकी हर महीने ईएमआई कटनी शुरू हो जाती है और आपकी सेविंग्स ज्यादा नहीं हो रही होती हैं, या शुरू में ही ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं जो आगे काम में नहीं आने वाले। जैसे सस्ते में कोई प्रॉपर्टी मिल रही है कहीं दूर, तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसे ले लेते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि इतने सालों बाद भी कुछ खास रेट्स नहीं बढ़े और वो डेड इन्वेस्टमेंट हो गई है। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आपको ज्यादा फोकस असेट्स पे रखना है, ना कि लायबिलिटीज पे। जैसे आप गोल्ड या लैंड लें, या आप कंपनीज के स्टॉक्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कोई पीपीएफ जैसी स्कीम में पैसे लगाएं जो आपको बाद में इसका अच्छा रिटर्न्स दे। आपको पता है दोस्तों, आजकल हम पे टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपको ऐसे प्लानिंग करना है जिससे आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिले। अब आप ही देखिए, आपकी अगर सैलरी अगर 10 लाख के ऊपर होगी तो आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा है। उससे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे प्लान्स देख सकते हैं जो टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें आप 1.5 लाख तक हर साल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो एक टैक्स डिडक्टेबल भी है और आपको जो लमसम अमाउंट मिलेगा उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपके पास ऑप्शन है कार या घर लेने का, तो आप घर लो,
क्योंकि ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, साथ ही आपका ये एसेट भी बनेगा। कार आप तब लें जब आपको सही में जरूरत हो या आपने अच्छा पैसा सेव कर लिया हो। होम लोन पे जो आपको इंटरेस्ट देना है, उस पे जो भी इंटरेस्ट लगता है वो 2 लाख तक टैक्स डिडक्टेबल होता है। यानी आप घर लेने पर टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हैं और अपना घर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एपिसोड्स में बताया कि इमरजेंसी फंड्स के साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, जिससे आपका टैक्स कम हो जाता है। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो उनका 50,000 तक हो जाता है, यानी आप 75,000 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। आपको ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करें और आपके लिए एक एसेट बनाएं, जिसमें एक घर और आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है। जब हम गोल्स की बात कर रहे थे तो आप अपने लिए 2 गोल्स बनाएं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो आपकी एज के हिसाब से रहेगा कि आपको कितने साल बाद मेजर खर्चे करने होंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल ऐसा होना चाहिए जो आप हर 2 साल में अचीव कर पाएं। जैसे इस साल आपने तय किया कि इतने अमाउंट की एफडी खोल लेनी है, 2 साल में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इतने पैसे पार्क करने हैं, पीपीएफ में इतने। ऐसे गोल्स आप बनाएं जो आपको डिरेल होने से रोकेंगे। आप लोग लाइफ में एक गोल बना लीजिए कि आपको किसी भी तरह की उधारी से बचना है, खासकर तब जब आपके पास एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हों, जैसे होम लोन और एजुकेशन लोन। आप हमेशा एक साथ 2 लोन लेना अवॉइड करें, पर अगर कभी इमरजेंसी में आपके 2 लोन स्टार्ट हो जाएं, तो सबसे पहले उस लोन को पे करें जो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे एजुकेशन और कार लोन में आप पहले कार लोन पे ऑफ करें। जब तक आपको अगर जरूरत ना हो तब तक क्रेडिट कार्ड इशू ना करवाएं, क्योंकि अगर आपको इसकी आदत लग गई तो ये शुगर जैसी बीमारी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। कई लोग आजकल इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो कि अच्छा भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही करें। साथ ही में आपको ये भी कहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी स्टडी जरूर करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको कोई कोर्स करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप गूगल तो कर ही सकते हैं। मेरी ये बात काफी ध्यान से सुनिएगा, ये आपको लाइफ लॉन्ग मदद करेगी। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की एक थ्योरी है। जैसे आप लोग किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यही मेजर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स में करना है, तो हर एसेट की एक साइकिल होती है, तब वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ सालों पहले प्रॉपर्टी में काफी बूम था। जी हाँ, उसी बूम को हम साइकिल कहते हैं। जैसे अगर आपने वो ट्रैक कर लिया तो आप एकदम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा काफी अच्छा ग्रो करवा सकते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के बाद प्रॉपर्टी में बूम खत्म हो गया, 2020 में कोरोना के बाद शेयर मार्केट काफी ऊपर गया, अभी पिछले 2 सालों से गोल्ड काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये सब साइकिल है जिसे आपको ट्रैक करना है और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है। इससे आपके रिटर्न्स काफी ज्यादा मैक्सिमम हो जाएंगे। अगर आप ध्यान देके इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉपर बैलेंस बनाए रखें तो आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो सकते हैं। जैसे अगर किसी ने पिछले 2 साल में गोल्ड लिया होगा इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसे कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिला होगा। वहीं शेयर मार्केट 7,000 से 16,500 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल। इसलिए इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर बैलेंस रखें, कभी भी किसी एक सेक्टर में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा रिसर्च जरूर करेंगे और सही समय सही एसेट खरीदेंगे। आपने कई बार सुना होगा या शायद खुद भी कहा होगा कि यार वो बंदा क्या लकी है यार, उसने बहुत पैसा कमाया है। सच में यार किस्मत वाला है वो। जी नहीं, ये नहीं बोलना आज से बंद कर दीजिए। लक होता है, मैं मानता हूं, बट उससे भी ज्यादा मायने रखता है बीइंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। जो इस थ्योरी को समझ गया उसने मनी मैनेजमेंट सीख लिया। हीलिंग स्टेप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पैटर्न को फॉलो करना होता है, जिसमें आपको पैसे आते ही उसका बजट बनाना चाहिए, वो पैसा कैसे भी आए। सबसे पहले सेविंग्स का 20% हटा दीजिए। अब बचे हुए पैसों से अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आपको जरूरत है कोई पैसिव इनकम की या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की, पर आप ट्राई करें कि आप 20% साइड कर ही दें और आपका बजट बचे हुए 80% वैल्यू से बनाएं और उसे ही आप अपनी सैलरी या इनकम समझिए। अब बात करेंगे कि सेविंग्स को बस अपने बैंक अकाउंट में ना पड़े रहने दें, इसे आप इन्वेस्ट करें कहीं अच्छी जगह पर।
लेकिन जैसे मैंने बताया कि अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से बैलेंस बनाकर उसी 20% में से 5% अपना इमरजेंसी फंड के नाम पर एफडी कर लें। बाकी बचा हुआ अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको मिनिमम हर साल 12% रिटर्न आना ही चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा पैसा इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में, थोड़ा पैसा लैंड में और थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप सोचते हैं गोल्ड लेके रिस्क हो जाएगा क्योंकि घर में रखेंगे तो चोरी का डर है, तो भाई आजकल गवर्नमेंट के सोवरियन बॉन्ड्स आ गए हैं। आप उसे अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं और जब चाहें तब आप इसे बेच भी सकते हैं। कई बार लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन काम के समय वो काम नहीं आता, क्योंकि अगर आप लैंड या कोई फ्लैट लेते हैं तो उसे बेचने में टाइम लगता है। इसलिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड में भी करें, जो कि लिक्विड एसेट है। आप कभी भी उसे बेचकर कैश ले सकते हैं। दोस्तों, आपका पैसों को देखने का नजरिया काफी सही होना चाहिए। जैसे 500 रुपए की कोई वैल्यू होती है, पर अगर एसी लेते समय हमें 500 रुपए बच रहे हों और उसके लिए हमें 2-3 जगह देखना पड़े, रुकना पड़े, तो हम उतना नहीं देखते। पर वही अगर हेडफोन्स लेते समय आपके 500 रुपए बच रहे हैं तो हम बचाने की कोशिश करते हैं। बस जिस दिन आप पैसों को पैसों की तरह देखेंगे ना, कि किसी चीज की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तब आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। कई बार लोग प्लान करते हैं, गोल्स बनाते हैं, पर वो उस गोल से डिरेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपना प्लान खुद के पास रखते हैं। पर इट इज नेसेसरी टू हैव समवन बाय योर साइड, जिसे आपका गोल पता हो, जैसे आपकी वाइफ या पेरेंट्स या भाई बहन, ताकि कभी आप कुछ गलत करने जाएं तो वो आपको संभाल लें। मनी मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसे पढ़ के बस समझा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक वो आपको समझ में आएगा भी नहीं। जैसे अगर मैं इंडिया में टॉप 10% की बात करूं तो वो आता है जो लोग साल का 3 लाख रुपए कमाते हैं। अब सोचिए, 135 करोड़ लोगों में टॉप 10% लोग ही हैं जो 3 लाख कमा रहे हैं। यानी ये पे स्केल उतना फेवरेबल नहीं है। मतलब ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना काफी जरूरी हो गया है। ऐसे में जब मैंने कहा कि आपको 12% कमाना है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई 7% है, 7% है, तो जब आप 12% कमाएंगे तब आप एक्चुअल में 5% बचा पाएंगे। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट पर फोकस करें, जो आपका पैसा मल्टीफोल्ड करेगा। डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट्स। दोस्तों, हम लोग अक्सर नीड और वांट्स में प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते। एक्चुअली मनी मैनेजमेंट का ये एक सबसे बड़ा पार्ट है, प्रॉपर बैलेंसिंग बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएं तो वो आपको एक फॉर्मूला देगा या एडवाइस देगा बैलेंसिंग का, जिसमें नीड्स के लिए ज्यादा पैसे अलॉटेड होंगे और वांट्स के लिए कम। या मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूं जो है 50-30-20, जिसमें 50% ऑफ इनकम जाती है नीड्स के लिए, 30% जाती है वांट्स के लिए और 20% जाती है सेविंग्स के लिए। मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको आज नेचर का एक रूल सीखना पड़ेगा, जिसमें कहा है कि नेचर हैज इनफ फॉर नीड्स बट लिमिटेड फॉर वांट्स। हमारे नेचर ने नीड्स के लिए हमें काफी कुछ दिया है, लेकिन हमारी वांट्स के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए काफी कम, क्योंकि ह्यूमन वांट्स भी एक बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती और हर बार बढ़ती ही जाती है, जो सच भी है। दोस्तों, आपने सभी लोगों ने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि आदमी खुश क्यों नहीं होता, क्योंकि जिसके पास साइकिल नहीं है वो सोचता है कि मेरे पास साइकिल हो। साइकिल वाला कार के बारे में सोचता है, कार वाला बड़ी कार के बारे में सोचता है। यही वो लूप है। इसलिए आप अपनी वांट्स को जितना ज्यादा लिमिट में रख सकें आपके लिए उतना ही बढ़िया है। हमारी कुछ नीड्स हैं, जैसे खाना, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, स्कूल फी। अगर देखें तो ये एकदम बेसिक है, लेकिन ये आपका काफी सारा बजट ले लेती हैं। इससे हम स्कैप नहीं कर सकते। जो जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन वांट्स की कोई डेफिनेशन नहीं बनी है अब तक। दोस्तों, अगर हम देखें कि हमारा बजट क्यों बिगड़ता है तो वो है हमारी वांट्स की वजह से। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल है, कुछ लोग जो चाय के प्रेमी होते हैं वो 5 रुपए की चाय के लिए 50 किलोमीटर भी चले जाते हैं। जैसे कोई रोज 150 रुपए की स्टारबक्स की कॉफी पी के ही ऑफिस जाता होगा, और शायद वो ना पियो तो उसे चैन नहीं आता होगा। ऐसे ही किसी को किसी चीज का नशा हो, जैसे सिगरेट पीने वाले या जो डेली ड्रिंक्स करते हैं, उसके बगैर नींद ही नहीं आती ऐसे लोगों को। अब ये सब तो हो गए छोटे खर्चे,
ये किसी के लिए सेंस बनाते हैं, किसी के लिए सेंस नहीं भी बनाते होंगे। आप ये कीजिए या ना कीजिए, लाइफ रुकेगी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ हो, एक्चुअली थोड़ी नहीं ज्यादा ही तकलीफ होगी, पर लाइफ चलती रहेगी। लेकिन आजकल के जमाने में वॉन्ट्स ऐसे ही ग्रो हो रही है जैसे कोविड के केसेस, सोशल मीडिया का प्रेजेंस और नई नई आई बीमारी जिसका नाम है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें इंसान को लगता है कि अगर वो सब नहीं करे जो चीज ट्रेंड में है तो उसे उसकी लाइफ वर्थलेस लगती है, और वो ये सब बाकी एस्पेक्ट्स में भी अप्लाई करता है। आप में से कई लोग इस बात को मानेंगे कि उन्होंने ट्रिप बस इसलिए प्लान की ताकि वो इंस्टाग्राम पर फोटोज डाल सकें। सच में आजकल आदमी किसी चीज की फील नहीं होते हुए भी उसे बस इसलिए करता है क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर आप बर्बाद लोगों की हिस्ट्री को देखेंगे, जी मैं फाइनेंशियली बर्बाद लोगों की बात कर रहा हूं, तो आप उनमें एक चीज कॉमन पाएंगे जिसका नाम है शो ऑफ। जैसे कॉलेज में जाने वाले बच्चे सोचते हैं कि उन्हें बस प्यूमा एडिडास के ही स्पोर्ट शूज पहनने चाहिए ताकि लोगों में एक इमेज बन सके। अब ये वांट एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। लोगों को लगता है कि अब लोग हमें हमारी स्पोर्टी बाइक से जज करते हैं, इसलिए कई बच्चे अपने माँ बाप से एक महंगी बाइक मांगते हैं जबकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो सोसाइटी, दोस्तों के लिए या शो ऑफ के लिए लेते हैं। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टारबक्स जाकर कॉफी ना पियो या अपने पसंद की चीज के लिए पैसे मत खर्च करो, क्योंकि ऐसी एडवाइस तो आपके मॉम डैड भी देते होंगे, पर वो बात कोई सुनेगा नहीं। सबके फन करने का अपना तरीका है। जैसे जो चाय का एग्जाम्पल दिया वो मेरा ही है। कोई कुछ भी कहे, मैं तो निकल लेता हूँ चाय पीने, और मैं चाय के खिलाफ ज्यादा सुन भी नहीं सकता। पर मेरा एक सेट बजट है जिसे मैं फॉलो करता हूँ। जी हाँ, मैंने अपने ऊपर जो प्लान बनाया है ना 50, 30, 20 में, मैं अपने वॉन्ट्स को अपनी इनकम का 30% का हिस्सा अलॉट करता हूँ। जब वो खत्म हो जाए तो दिल पे पत्थर रख के अपनी वॉन्ट्स को अगले महीने के गले टांग देता हूँ। लेकिन मैं वॉन्ट्स में अपना बाहर जाना, मूवीज देखना, कोई ट्रिप प्लान करना और खुद को अपस्किलिंग करना जैसे बुक्स पढ़ना और मेरे जिम का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग शॉक हो गए होंगे और कहेंगे कि बुक्स, जिम, ट्रिप्स, मूवीज तो नीड्स हैं, वॉन्ट्स कहाँ, है ना? यही बस हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।